हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शाम का वक्त सुधांशु को इस तरीके से खोया हुआ देखकर नित्या हल्का मुस्कुरा कर बोली, हाँ भाई, भाई और भाभी हनीमून पर गए हैं। सुधांशु नित्या की बात पर अपना सिर हिलाता है और अपनी बाइक में बैठकर कहता है, अच्छा बाय और एडवांस में हैप्पी बर्थडे। नित्या सुधांशु की बात पर मुस्कुरा देती है और दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर सुधांशु अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसके घर के बाहर एक कार खड़ी हुई थी। सुधांशु अपनी बाइक को पार्क करके अंदर आता है तो उसकी नज़रें एक जानी पहचानी नज़रों से जा मिलती है। सुधांशु ध्रुवी को अपने घर देखकर हैरानी से उसे देखते हुए बोला, आप मेरे घर में क्या कर रही हो? नीरू किचन से बाहर आते हुए बोली, सिद्धू तुम जानते हो इन्हें? ये कहते हुए नीरू अपने हाथ में पकड़ा चाय ध्रुवी की तरफ बढ़ा देती है। वही नीरू के सवाल पर सुधांशु बोला, हाँ माँ, जानता हूँ, केरल में शादी में मुलाकात हुई थी। ये दीदी के चाचा जी की बेटी है। ध्रुवी सुधांशु की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और चाय का एक सिप लेने के बाद नीरू से कहती, वाह आंटी, आपने चाय काफ़ी अच्छा बनाया है। आप मुझे बनाना सिखाएंगे? ध्रुवी की बात पर नीरू मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर सिखा दूंगी। बल्कि मैं तुम्हें पैनकेक बनाना भी सिखा दूंगी, जैसे सुधांशु और बाकी बच्चों को पसंद है। पैनकेक? तुम्हें पैनकेक पसंद है सिद्ध? ध्रुवी ने सुधांशु की तरफ देखकर पूछा, जिसके जवाब में सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ मुझे पैनकेक पसंद है, बट कभी कभी। नीरू सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा लेना। सुधांशु ध्रुवी की तरफ इशारा करके बोला, माँ आप इन्हें जानती नहीं है तो घर के अंदर लाना और ऊपर से चाय पिलाना। नीरू सुधांशु की बात को बीच में काट कर बोले, महक के नाम पर पूजा करने के लिए सिद्धि विनायक मंदिर गई थी, जहाँ पर बहुत भीड़ थी। पैर फिसल गया, सिर के बल गिर गई थी, लेकिन इन्होंने बचा लिया। जिस पर सुधांशु हल्का परेशान होकर बोला, आपको इस वक्त जाने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है ना वहाँ पर कितनी भीड़ होती है। एटलीस्ट मुझे बता तो दिया होता, लेकिन नहीं, आपको तो अपने मन की करनी है। सिद्ध इस तरीके से मॉम डैड पर नहीं चिल्लाया करते, ध्रुवी ने चाय पीते हुए धीरे से कहा। ध्रुवी की बात पर सुधांशु नीरू से बोला, दोबारा अगर आपको जाना होगा ना तो मुझे बताना। इस तरीके से अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। और पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा शॉप में है, इसलिए मैंने उन्हें परेशान नहीं किया, नीरू ने जवाब दिया। शॉप का नाम सुनकर ध्रुवी नीरू से बोली, क्या आप लोग बेकरी शॉप चलाते हो? नीरू अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, हमारा एक छोटा सा बेकरी शॉप है और कुछ दिन पहले ही सिद्धू के पापा ने बच्चों को केक बनाना सिखाना शुरू किया। ध्रुवी नीरू की बात पर खुश होकर बोली, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, क्या मैं भी वहाँ पर सीखने आ सकती हूँ? घर आने की बात नहीं कर रहे। नीरू ध्रुवी की बात पर मुस्कुरा दे कर बोली, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम जब चाहो तब ज्वाइन कर सकती हो। ध्रुवी कप को कॉफ़ी टेबल पर रख कर बोली, अच्छा आंटी, मुझे घर जाना है, मैं अपने ट्रेनिंग के बाद सीधा मंदिर चली गई थी। नीरू ध्रुवी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए सुधांशु से बोली, सिद्धू इन्हें बाहर तक छोड़ दो, मुझे ज़रा काम है। सुधांशु नीरू की बात पर अपना सिर हिलाता है और ध्रुवी को बाहर तक छोड़ने के लिए आ जाता है। सुधांशु ध्रुवी के साथ बाहर आ उसे देखते हुए बोला, थैंक यू मेरी माँ की हेल्प करने के लिए। ध्रुवी सुधांशु की आंखों में देखते हुए बोली, किसी से प्यार करते हो? सुधांशु इधर उधर देखते हुए बोला, मैं नहीं करता। ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो आप? ध्रुवी हल्का मुस्कुरा कर बोली, आंखें चुरा रहे हो, मतलब किसी के प्यार में हो? ग्रेट होना चाहिए। सुधांशु ध्रुवी को देखते हुए बोली, आपने मुझे प्रपोज किया था, आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं किसी और की तरह अट्रैक्ट से हो जाऊं तो? अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमें अक्सर किसी न किसी की तरफ खींच लेती है, इसलिए
तो मैं तुम्हें सीधा हस्बैंड बनाना चाहती हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं। ध्रुवी ने सिद्ध का जवाब दिया। सुधांशु ध्रुवी की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आप बोल्ड नहीं हो, लेकिन आपकी बातें हमेशा अच्छी लगती हैं। ध्रुवी सुधांशु के चेहरे को देखते हुए हंस कर बोली, हाँ 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 हाँ, तुम डर गए थे ना कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक आ गई हूँ। सुधांशु इधर उधर देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन हल्का सा डर गया था मैं कि आप सच में मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गई। ध्रुवी सुधांशु को घर को देखते हुए बोली, पहले तो अनजान थे, अब तुम्हारे घर के मेहमान हैं, जब मन करेगा तब मिलने आऊँगी। सुधांशु अपनी आंखें छोटी करके बोला, अच्छा, सारंग बिल्ला नहीं जाओगे क्या? ध्रुवी सुधांशु की बात पर बोली, मैं इतनी फ्री नहीं रहती, फंक्शन के अलावा कभी भी घूमने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ लॉयर बनने का। सुधांशु ध्रुवी की बात पर बोला, वैसे मेरे तरफ से भी एक सरप्राइज होगा, सब लोगों के लिए बस कुछ दिन इंतज़ार कर लो। तुम मुझे सरप्राइज देने वाले हो? ध्रुवी ने सवाल किया। सुधांशु हल्का अपना सिर हिलाकर बोला, तुम्हें ही नहीं, मैं सबको सरप्राइज देने वाला हूँ। ध्रुवी अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोले, सो मिस्टर अवस्थी, सी यू वेरी सुन। सुधांशु ध्रुवी के हाथ मिलाते हुए बोला, बहुत जल्द। क्यों? ध्रुवी अपना हाथ पीछे लेकर बोली, इंतजार रहेगा तुम्हारा, बाय। इतना कहकर ध्रुवी अपनी कार में बैठ जाती है और वहां से सुधांशु को बाय कहते हुए चली जाती है। सुधांशु जाते हुए ध्रुवी को कार को देखने के बाद अंदर आता है तो नीरू महक से फ़ोन में बात कर रही थी और बात करते हुए सुधांशु से बोली, अब खरा खरा मुंह क्या देख रहा है, जा न फ्रेश हो जा, ये लड़का कोई भी काम जल्दी नहीं कर सकता। सुधांशु नीरू की बात पर निराशा से अपनी गर्दन हिलाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर नीरू महक की आवाज़ में परेशानी को भांप कर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम काफ़ी उदास लग रही हो। महक नीरू की बात पर बोला, माँ, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सिद्धू को भेज दो ना मुझे लेने के लिए। नीरू टाइम की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन बेटा शाम हो चुकी है और इस हालत में रात को ट्रेवल करना अच्छा नहीं होता। महक नीरू की बात पर इरिटेट होकर बोली, तो मैं कौन सा उड़ कर आने वाली हूँ, बाइक में तो आना है ना, आप भेजो सिद्धू को। क्या तुमने मृत्युंजय बेटे से बात की यहाँ आने के लिए? नीरू ने सवाल किया, जिसके जवाब में महक चीखते हुए बोले, अब क्या, कुछ भी करने से पहले मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी? मुझे नहीं पता, सिद्धू को भेजो। महक के बात पर नीरू ठीक है कहते हुए कॉल कट कर देती है। इधर सारंग कंपनी में मृत्युंजय ने एक छोटे से फ्रेम को पकड़ रखा था, जिसमें मृत्युंजय के बच्चे के अल्ट्रासाउंड की फोटोग्राफ थी, जिसे उसने फ्रेम करवा दिया था। तभी मृत्युंजय का फ़ोन बजने लगता है। मृत्युंजय अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जिसमें डेविड का कॉल आ रहा था। मृत्युंजय कॉल अटेंड करके बोला, बोलो। डेविड मृत्युंजय को कुछ बताता है, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने केबिन से निकलकर सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाता है। मृत्युंजय कॉन्फ्रेंस रूम में आता है तो देखता है वहाँ पर चिराग व्हील चेयर में बैठा हुआ था। मृत्युंजय जाकर अपनी कुर्सी पर फुल एटीट्यूड के साथ बैठ जाता है और चिराग की तरफ एक नज़र देखने के बाद उसे इग्नोर कर देता है। खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर चिराग एक गहरी सांस लेकर मृत्युंजय से बोला, तुम्हारे और मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तुमने क्रिएट किया है चिराग चौहान। मृत्युंजय ने चिराग की बात को बीच में काट कर कहा, चिराग मृत्युंजय की बात पर बोला, मैं गिव अप करता हूँ, जो कुछ भी अब तक मैंने किया उसके लिए सॉरी। मृत्युंजय चिराग के बाद पर उसे घूरते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी आंखों से मेरी बीवी के लिए प्यार अभी तक कम नहीं हुआ है, ये बात मुझे खटक रही है। चिराग मृत्युंजय की बात पर बोला,
जैसे महक तुम्हारी पहली पसंद है उसी तरह मेरी भी पहली पसंद है, और मैं गिव अप सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं महक को कभी नहीं छोड़ता। इसके लिए चाहे मुझे तुम्हें जान से क्यों न मारना पड़ता। मृत्युंजय चिराग की बात पर तिरछा मुस्कुरा कर बोला। मृत्युंजय नाम का मतलब पता है तुम्हें? नहीं, अगर पता होता तो इस तरीके से फालतू बकवास नहीं करते। चिराग मृत्युंजय की बात पर बोला, ऐसा भी तो हो सकता है मृत्युंजय, तुमसे बढ़कर कोई आए इस दुनिया में तो जो तुमसे बढ़कर हो और सबसे ज़्यादा तुम्हारी बीवी के करीब हो। चिराग की बात पर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, लगता है तुम्हारा एक टांग टूट जाने से तुम्हारा मन नहीं भरा, जो दोनों टांग तुड़वाना चाहते हो। चिराग अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और मृत्युंजय से कहता है, किस्मत रही तो फिर मिलेंगे मृत्युंजय सारंग। मृत्युंजय चिराग की बात पर कोई जवाब नहीं देता, जिस पर चिराग का असिस्टेंट उसके व्हील चेयर को धक्का देते हुए वहां से चिराग को ले जाता है। मृत्युंजय अपना फोन निकाल डेविड को कॉल करके कहा, जब तक ये इंसान एयरपोर्ट पहुंचकर एरोप्लेन में बैठ टिकट चेक नहीं करवाता और यहाँ से दफ़ा नहीं हो जाता और जहाँ जाने वाला है वहाँ उतर नहीं जाता, इस पर नज़र रखो। डेविड, जो कि मृत्युंजय के एकेडमी के बाहर खड़ा सिगरेट के कस मार रहा था, मृत्युंजय की बात पर बोला, मैं अभी फ्री नहीं। मृत्युंजय इरिटेट होकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरी बात काट रहे हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है डेविड? डेविड मृत्युंजय की बात पर बोला, मैं लीजा को बोल देता हूँ, अब आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। आज मैं लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ। मृत्युंजय डेविड की बात पर बोला, ठीक है, थप्पड़ों से वो लड़की तुम्हारा स्वागत करेंगे। इतना कहकर मृत्युंजय कॉल कट कर देता है। डेविड अपने फोन को घूरते हुए बोला, जल कुकरी कहेंगे, खुद तो मैडम को कभी ठीक से प्रपोज नहीं कर पाते और यहाँ पर बंदा अपने लिए लड़की खोज रहा है तो इन्हें जलन हो रही है। इतना कहने के बाद डेविड फिर से एकेडमी के बाहर किसी का वेट करने लगता है। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद एक लड़की बाहर आती है और अपने बैग को ठीक से करते हुए अपने कार की तरफ जाने लगती है तो डेविड उसके पास आकर बोला, डेविड उसके पास आकर कहता है, हेलो, कहाँ जा रही हो? वो लड़की शायद डेविड को अच्छे से जानती थी, जिस कारण वो डेविड को देखते हुए बोली, और तुम छपरी की तरह एक लड़की का क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? उस लड़की की बात पर डेविड एटीट्यूड में बोला, हेलो, मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं क्या है? हाँ, मुझे पता है, तुम एक नंबर के जासूस इंसान हो जो सब लोगों का खबर रखता है। उस लड़की ने मुंह बनाकर कहा। डेविड प्राउड के साथ अपने कंधे को थपथपाते हुए बोला, तो बताओ, हम डेट के लिए कहाँ चल रहे हैं? वो लड़की हैरानी से डेविड को देखते हुए बोली, क्या डेटिंग तुमसे? मुझे किसी याददाश्त खोने वाले पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हें डेट करूँगी। अपनी शक्ल देखी है आईने में? लड़कियों की तरह बाल बड़ा कर रखे हैं और लड़की होकर लड़की को डेट करना चाहते हो? डेविड अपनी आंखें छोटी करके बोला, हेलो, मैं भी तुम जैसी नीचे सोच वाली लड़की को डेट नहीं करना चाहता। चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे खूबसूरत बाल जिन पर सब लोग मरते हैं, जलनखोर कहेंगी। जलन हो रहा है तुम्हें? वो लड़की डेविड को अजीब नज़रों से देखने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।